हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में यहाँ पे हम देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और इसके साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ELP एंड टेक्नीशियन। जो ये ट्रेड इसमें है वो है इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले। तो इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको कुछ नहीं भी आता है, ठीक है, तो भी आप यदि वीडियो लेक्चर देखेंगे तो भी आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। बशर्त आपको जो बताया जा रहा है उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक, तो जैसे कि ये एक परमाणु है और परमाणु का ये यहाँ पे नाभिक है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस है ये। तो परमाणु का जो नाभिक है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर विभिन्न ऑर्बिट्स होते हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इन कक्षाओं को नामकरण किया जाता है, जैसे कि के, एल, एम, ऐसे इनका नामकरण करते हैं। इसका ऑर्बिटल नंबर होता है, कक्ष क्रमांक होता है 1, 2, 3, इस तरह से इनका कक्ष क्रमांक होता है। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो ये निर्भर करता है 2n², जहां पर n जो है ये है कक्ष क्रमांक, यानी कि ऑर्बिटल नंबर इसको यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि प्रथम कक्षा क्रमांक कितना है 1, तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, लेकिन परमाणु के बाहरी कक्ष में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आउटर कक्ष में, बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही पदार्थ के विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो जो कक्ष होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी एनर्जी का लेवल, ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये सबसे बाहरी कक्ष में है, तो ये कैसे होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं, यानी कि हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो इनकी जो एनर्जी का लेवल है, ऊर्जा का जो स्तर है, वो सबसे उच्च होता है, हाई होता है। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी पदार्थ के विद्युतीय गुणों का निर्धारण करते हैं। कि यदि किसी पदार्थ में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा है, तो वो पदार्थ जो होगा वो अधातु होगा, नॉन मेटल होगा एंड कुचालक होगा, या कि अचालक बोल सकते हो, विद्युत का अचालक होगा, कुचालक होगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 4 से कम होती है, तो पदार्थ जो होता है वो धातु होता है और वो चालक पदार्थ होता है।
यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी संख्या जो है वो एग्जैक्ट 4 होती है, ठीक 4 होती है, तो उस पदार्थ में धातु और, ठीक है, मतलब चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं। तो इस पदार्थ को बोलते हैं यहाँ पे अर्धचालक। तो इस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ के विद्युत या रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा का स्तर कैसा होता है, उच्च होता है। तो यदि इनको बाहर से ऊर्जा दी जाएगी, तो यदि इनको हम बाहर से ऊर्जा देंगे तो ये अपने कक्ष से बाहर आ जाएंगे। ये अपने कक्ष से बाहर आ जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। और किसी भी पदार्थ में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी धारा प्रवाहित होगी, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जैसे हम देखेंगे कि जो चालक होता है, चालक हम किसको बोलेंगे, तो चालक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो संख्या होगी वो 4 से कम होगी। और इसमें बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा उपलब्ध होंगे। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं चालक, क्योंकि ये धारा को प्रवाहित करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, ठीक। तो जैसे कि सबसे अच्छा जो चालक होता है वो कौन सा होता है, सिल्वर। तो सिल्वर यानी क्या होता है, चांदी, तो ये सबसे अच्छा चालक है। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर यानी कि तांबा। तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड यानी कि सोना। और चौथे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ठीक, तो एल्यूमिनियम ही बोलते हैं इसको। तो ये इनका क्रम है चालकता का, तो इसी क्रम में आपको याद रखना है। सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, फिर है कॉपर, फिर है गोल्ड और फिर है एल्यूमिनियम, ठीक। इसी तरह से कुचालक किसको बोलेंगे, तो कुचालक पदार्थ जो होते हैं इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी संख्या 4 से ज्यादा होगी और इनमें अति निम्न मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि कोई आदर्श कुचालक है तो उसमें बिल्कुल भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, शून्य होंगे। लेकिन कोई भी कुचालक आदर्श नहीं होता है तो उसमें अति निम्न मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके द्वारा करंट लीकेज करती है, रिसाव करती है, ठीक। तो कुचालक जो होते हैं सबको पता है कि जैसे सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, पीवीसी है ना, कांच है, पोर्सलिन है, तो ये सब यहाँ पे कुचालक होते हैं। दूसरे होते हैं यहाँ पे अर्धचालक। तो अर्धचालक किसको बोलते हैं, तो अर्धचालक जो होगा इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक। इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होंगे। तो इसकी जो चालकता है वो निर्भर करती है तापक्रम पे कि तापक्रम कितना है, ठीक। तो एक होता है परम शून्य तापक्रम। तो परम शून्य तापक्रम को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे हम देखेंगे टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो 273 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं परम शून्य तापक्रम। तो इस तापक्रम पे ये कैसे कार्य करेगा, तो इस तापक्रम पर ये एक कुचालक की तरह कार्य करेगा। तो कैसे कार्य करेगा, यहाँ पे कुचालक की तरह, कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। और यदि इससे ज्यादा तापक्रम होगा या कमरे का तापक्रम होगा, तो कमरे का तापक्रम कितना होता है, तो कमरे का तापक्रम जो है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापक्रम पे क्या करेगा, ये एक चालक की तरह कार्य करेगा।
तो इसकी जो चालकता है वो तापक्रम पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक, तो जो अर्धचालक हैं कई प्रकार के होते हैं। तो अर्धचालक देखे होंगे, सुने होंगे आप लोग, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, सेलेनियम है, बोरॉन है, टेलुरियम है, और टीन, ग्रे टीन या टीन इसको बोलते हैं। तो ये जो हैं अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक, एक याद रखिएगा, कार्बन, कार्बन जो है ये अर्धचालक पदार्थ नहीं है। ठीक है, कार्बन जो है वो एक अर्धचालक पदार्थ नहीं है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए परमाणु, परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम है ना, एक एंगस्ट्रॉम यानी क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूसरा लिखिए नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो 10 कितना होता है, -15 मीटर। तो इसको क्या बोलते हैं, एक फर्मी मीटर इसको बोलते हैं। ठीक, तो 1 फर्मी मीटर होता है, लिख लिए। तो नाभिक का व्यास 1 फर्मी मीटर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है। परमाणु के बाहरी कक्ष में, परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, तो परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं यहाँ पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखा हुआ है देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन पदार्थ के विद्युतीय व रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन पदार्थ के विद्युतीय तथा रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। इन्हें बाह्य ऊर्जा मिलने पर, इन्हें एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा मिलने पर ये अपने कक्ष से मुक्त हो जाते हैं, ये अपने कक्ष से, अपने ऑर्बिट से मुक्त हो जाते हैं। इन्हें फ्री या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ में करंट का प्रवाह, किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक, तो किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक, तो समझ में आ गई बात कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए चालक। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। उसमें लिखिए जिस पदार्थ के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम और मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, इससे वह धारा प्रवाहित करता है, इससे वह धारा प्रवाहित करता है, चालक कहलाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? चालक बोलेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको इसका यहाँ पे याद रखना है कि जो चालक है उसका सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, इनकी चालकता का। तो सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर। तो इसी क्रम में आप इसको नोट कर लो, सबसे अच्छा है सिल्वर, उसके बाद में है कॉपर, फिर क्या है? एल्यूमिनियम। और इनका जो है परमाणु क्रमांक याद रखिएगा। जो सिल्वर है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सिल्वर का होता है 47, कॉपर का होता है 29, सोना का होता है 79 और एल्यूमिनियम का होता है 30। तो इनका जो परमाणु क्रमांक है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कुचालक। कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, अचालक भी बोलते हैं इसको, कुचालक बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट करिए कुचालक के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक व मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यंत निम्न मात्रा में होते हैं, अत्यंत निम्न मात्रा में होते हैं। इसलिए इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाते हैं। अब कुचालक तो सबको पता है ना, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, अभ्रक है ना, तो ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ है। उसके बाद में लिखिए अर्धचालक। ठीक, तो अर्धचालक यानी क्या होता है? इंसुलेटर। तो उसमें लिखिए अर्धचालक, इंसुलेटर। तो हेडिंग डाल लो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ठीक, तो हेडिंग डाल लिए अर्धचालक यानी क्या होता है? सेमीकंडक्टर। अब इसमें लिखिए अर्धचालक में इसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं, इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं। इसकी चालकता तापक्रम पर निर्भर करती है, इसकी चालकता तापक्रम पर निर्भर करती है। परम शून्य तापक्रम, ठीक है, यह है परम शून्य तापक्रम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये एक कुचालक की तरह कार्य करते हैं, यह एक कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं।
इससे अधिक तापक्रम पर ये एक चालक की तरह कार्य करते हैं। इससे अधिक तापक्रम पर ये एक चालक की तरह कार्य करते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, बोरॉन, टेलुरियम और टीन। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आवेश होते हैं, ठीक, आवेश की इकाई क्या होती है? तो आवेश की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, तो आवेश की एक होती है एसआई इकाई। तो इसकी जो एसआई इकाई होती है वो होती है कूलाम। तो कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। इसकी जो सीजीएस इकाई होती है ये होती है फ्रैंकलिन। ठीक, या फिर उसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट कूलाम। स्टेट स्थित कूलाम। तो स्थित कूलाम को बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जो 1 ईएसयू है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ठीक है, वो या फिर बोल सकते हैं एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, तो एक जो कूलम्ब होता है, कूलम्ब बड़ी यूनिट है, तो एक कूलम्ब जो होता है इसमें 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। या इसको ऐसे बोल सकता है, ठीक, कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने कूलम्ब होते हैं। तो कितने कूलम्ब होते हैं? ठीक, इतने कूलम्ब होंगे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब। तो यदि बोलेगा कि एक कूलम्ब में कितना ईएसयू होता है, तो एक कूलम्ब में इतना ईएसयू होता है 3 इंटू 10⁹ और एक ईएसयू में कितना कूलम्ब होता है? तो एक ईएसयू में 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में देखेंगे इसकी होती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट होती है। तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है, वो है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड, शॉर्ट में लिखते हैं इसको A-S, एम्पियर सेकंड। ठीक, इसका जो वृहद मात्रक है, वृहद यानी सबसे बड़ी इकाई जो है, सबसे बड़ी इकाई इसकी है, तो वो है यहाँ पे फैराडे। फैराडे, ठीक है, फैराडे नहीं, फैराडे कैपेसिटेंस की होती है, धारिता की होती है, ये फैराडे है। तो एक जो फैराडे होता है ये, इसमें कितने कूलम्ब होते हैं? तो ये देखेंगे कि एक फैराडे में 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब होते हैं इन 1 फैराडे। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक, नोट कर लिए। तो अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सब नोट कर लिए। तो अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कि आवेश जो होता है कितना होता है। तो एक जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर, तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो होता है धनात्मक आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतने कूलम्ब का, ये लिख देते हैं यहाँ पे, इतने
कूलाम का धन आवेश होता है एक प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही ऋण आवेश होता है। तो किसी भी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, तो समझ में आया। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब के आवेश होते हैं। तो यदि बोलेगा कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है इसको लिखेंगे 1/1.602 10⁻⁻19। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसका सरलीकरण करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, एक कूलम्ब में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, इसके बाद में यहां पे पूछेगा आपको द्रव्यमान के बारे में। तो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी क्या होता है, मास। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि इसका मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये जो है नगण्य होता है, बहुत कम है, इसको नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको क्या मानते हैं, नगण्य। एक जो प्रोटॉन होता है, तो एक जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 1.6727। ठीक है, तो 1.6727 या 26 भी लिख सकते हैं, 26 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इन सब में देखेंगे कि सबसे भारी कण जो है इसमें वो कौन सा है। तो सबसे भारी कण कौन सा है, तो सबसे भारी कण, ये भी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे भारी है। ठीक, उसके बाद में है प्रोटॉन और उससे हल्का है इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा कि सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब यदि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या संबंध है उसको यदि पूछेगा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1840 गुना इसके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 होता है। एक जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक, वो 1836 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये आपको उसमें भी आ सकते हैं CBT 1 में, है ना, कि आप केमिस्ट्री वगैरह में आते हैं ये सब क्वेश्चन, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पढ़ने से पहले भी थोड़ा सा इसका नॉलेज हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसके आगे, है ना। तो यहाँ पे इनके जो खोज करता है, खोजकर्ता पूछ सकता है आपको कि इनकी खोजकर्ता कौन है यहाँ पे। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के कौन है यहाँ पे, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के कौन है, चैडविक। तो ये इनके यहाँ पे खोज करता है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है ना। ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है एकदम, एग्जाम में आपको यहाँ पे पूछ सकता है।
अब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है किसका द्रव्यमान होता है? तो ये जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो दोनों के द्रव्यमान का योगफल क्या होता है? यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या माना गया है? नगण्य माना गया है, तो उसकी गणना यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक। परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर बोल सकते हो प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में इनकी संख्या क्या है? बराबर है, तो ये इनका क्या होता है? यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक। तो ये एक बेसिक कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ठीक है, चार्ज की इकाई क्या हो सकती है, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव का क्या मतलब होता है? तो विद्युत विभव यानी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? तो यदि हम देखेंगे कि कोई एक आवेश है यहाँ पे, ठीक है, कोई एक आवेश है यहाँ पे, और इस आवेश को इस बॉडी तक, इस पिंड तक लेके जाना है, तो इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसका विभव कहलाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं विभव को कि ये क्या है? तो जो विद्युत विभव है, ठीक है, तो ये किया गया कार्य है, यानी कि ये वर्क डन है। किसके लिए है? आवेश। तो आवेश के लिए है ये। तो कार्य की इकाई क्या होती है यहाँ पे, है ना? आवेश को क्यों से दर्शाओगे? तो आवेश की इकाई क्या होती है यहाँ पे? जूल। सॉरी, कार्य की इकाई क्या होती है यहाँ पे? जूल। और आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। तो इसको किस में व्यक्त करेंगे हम? यहाँ पे जूल प्रति कूलम में व्यक्त करेंगे। तो 1 जूल प्रति कूलम बराबर होता है यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट, ठीक। तो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे? तो 1 जूल प्रति कूलम को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। तो जो वोल्ट है ये विभव की एसआई इकाई है। तो वोल्ट जो है विभव की कौन सी इकाई है? ये एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब जो वोल्ट है इसको भौतिक राशि किसके समतुल्य माना जाता है? विभव को या वोल्ट को प्रेशर के। तो यदि बोलेगा कि विभव को किसके समतुल्य माना जाता है, तो भौतिक राशि जो दाब होता है इस दाब के प्रेशर के समतुल्य माना जाता है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत विभव किसके समतुल्य होता है? तो दाब के प्रेशर के समतुल्य इसको माना जाता है, ठीक। एक होती है यहाँ पे ईएमएफ। ईएमएफ यानी क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ यानी होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हो आप? विभव। यानी कि विद्युत वाहक बल। तो विभव विद्युत वाहक बल का क्या मतलब होता है? तो विभव विद्युत वाहक बल का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ईएमएफ का स्रोत। तो ईएमएफ का स्रोत कौन होता है?
तो सेल होती है ना, सेल जो आप लोग यूज करते हो मोबाइल में सब में, तो सेल क्या है, एक ईएमएफ का स्रोत है। जो डीसी जनित्र होते हैं, डीसी जनित्र यानी डीसी जनरेटर होते हैं, जो अल्टरनेटर होते हैं, प्रत्यावर्तक होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण करते हैं। तो ये क्या है, ईएमएफ के स्रोत होते हैं, ठीक। तो ईएमएफ का मतलब होता क्या है, तो जैसे परिपथ है, इस परिपथ को विभवांतर देंगे तो इस परिपथ में क्या होगा, आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक। तो ये जो स्रोत है, ये स्रोत क्या करेगा, यहाँ पे इस आवेश को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा देगा। तो किसी स्रोत के द्वारा आवेश को प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो उस स्रोत का विभव ईएमएफ कहलाती है, ठीक है। तो ईएमएफ को क्या बोल सकते हो, किसी स्रोत द्वारा, किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा उस स्रोत की ईएमएफ कहलाती है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्रोत है, ठीक है, ये कितनी ऊर्जा इसको दे रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे क्या दी गई है, यहाँ पे ऊर्जा दी गई है, किसको दी गई है, प्रति इकाई आवेश को, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे इसकी ईएमएफ बोलेंगे। तो प्रति इकाई आवेश को जितनी ऊर्जा दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, उसकी ईएमएफ बोलेंगे, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक कूलम्ब का आवेश है और इसको प्रवाहित होने के लिए, ठीक है, हम 1 जूल की ऊर्जा दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस स्रोत की ईएमएफ कितनी है, 1 वोल्ट है। तो ईएमएफ को भी किस में मापा जाता है, वोल्ट में, क्योंकि ये भी क्या है, जूल प्रति कूलम्ब है, और जूल प्रति कूलम्ब यानी क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। अब जैसे कि यदि किसी आवेश को प्रवाहित होने के लिए हम 1.5 जूल की ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, 1.5 वोल्ट। जैसे आपके घर में कितनी सप्लाई आती है, 230 वोल्ट, तो इसका मतलब है आपके घर के तारों में प्रति कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करने के लिए 230 जूल की ऊर्जा दी जा रही है। तो इसलिए आपके घर की वोल्टेज कितनी है, 230 वोल्ट है। तो समझ में आया कि वोल्टेज किसको बोलोगे आप, तो प्रति कूलम्ब आवेश को, प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित होने के लिए जितने जूल की ऊर्जा दी जा रही है उतना ही उस स्रोत की वोल्टेज होती है, उतनी ही उस स्रोत की ईएमएफ होती है। तो ईएमएफ और वोल्टेज, ईएमएफ और विद्युत विभव दोनों क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे एक होता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे ये कोई एक परिपथ है, तो इस परिपथ के 2 बिंदु हैं ए और बी, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रतिरोध है यहाँ पे, और ये प्रतिरोध जो है 2 ओम का है या 1 ओम मान लेते हैं। ये प्रतिरोध क्या है, 1 ओम का है। यदि यहाँ पे धनात्मक विभव है 10 वोल्ट का, और यहाँ पे भी धनात्मक विभव है 10 वोल्ट का, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों विभव कैसे हैं, समान, तो इनके विभव में कितना अंतर है, यहाँ पे 0, ठीक है। अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके, तो विभवांतर कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 10, ये विभव का अंतर हो गया, और बटा क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि यदि परिपथ के 2 बिंदुओं के विभव में कोई अंतर नहीं है तो कोई धारा वहां पे प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होना चाहिए, विभव में अंतर होना चाहिए, यानी कि विभवांतर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि यदि यहाँ पे धनात्मक 10 वोल्ट है और यहाँ पे धनात्मक 5 वोल्ट है, ठीक, तो अब विभव में कितना अंतर हो जाएगा,
तो 10/5/1, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? 5 एम्पियर। यदि इसको ऐसे ले लेंगे, यहाँ धनात्मक 10 वोल्ट है, यहाँ ऋणात्मक 10 वोल्ट है, ठीक, तो विभव में कितना अंतर है? तो 10 माइनस माइनस 10, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? 20 एम्पियर। ठीक, तो ये समझ में आया कि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह कब होता है? जब उस परिपथ के दो बिंदुओं के विभव में अंतर हो, तभी धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं। ठीक है, तो विभवांतर मतलब परिपथ के दो बिंदुओं के विभव का अंतर। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा यानी होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि कोई एक ये चालक है और इस चालक को जब हम क्या देते हैं? विभवांतर देते हैं। विभवांतर देते हो मतलब आप इसको ईएमएफ दे रहे हो, बैटरी के स्रोत से जोड़े हो, है ना। तो यदि आपकी बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब यहाँ पे धनात्मक 10 वोल्ट होगी और यहाँ पे 0 वोल्ट होगी, तो दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर है। तो जब किसी परिपथ में हम विभवांतर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या बोलेंगे आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ठीक, अब इसमें जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, किस दिशा में प्रवाहित होंगे? तो आवेश जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव। लेकिन परंपरागत धारा की दिशा हम कैसे दर्शाते हैं? इसके विपरीत दर्शाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा की दिशा। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है परंपरागत धारा। ठीक, तो कन्वेंशनल करंट, परंपरागत धारा इसको बोलते हैं। कि परंपरा क्या है? कि कोई भी चीज क्या है? उच्च से निम्न की तरफ जाती है। तो धनात्मक का मतलब क्या हो गया? उच्च, तो उच्च से निम्न की तरफ दर्शाएंगे उसको। लेकिन वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवेश होते हैं, उनका प्रवाह कहाँ से होता है? बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। ठीक, तो इसमें नोट करिएगा, जब किसी परिपथ में विभवांतर देते हैं, जब किसी परिपथ में विभवांतर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन पारंपरिक धारा की दिशा, पारंपरिक धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक सिरे से, बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर दर्शाते हैं। बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर दर्शाते हैं। ठीक, अब एक होता है यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ करंट। ठीक है, पढ़ने डालिए, कैपेसिटी ऑफ करंट यानी कि विद्युत धारा की क्षमता। तो कैपेसिटी ऑफ करंट, विद्युत धारा की क्षमता को हम किससे दर्शाते हैं? यहाँ पे आई से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है? तो आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा की
क्षमता कहलाती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ करंट। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत धारा की जो क्षमता है ये क्या है, आवेश, और इसकी दर, दर के लिए क्या आ जाएगा, समय। तो आवेश के प्रवाह की दर हो जाएगी ये। तो आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से, समय को किससे दर्शाते हैं, T से। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं dQ/dt। ठीक, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, Q/T, या होता है dQ/dt, dQ/dt। ठीक, तो dQ का मतलब क्या होता है, तो dQ का मतलब होता है दो आवेशों का अंतर, और dt का मतलब क्या होता है, दो समय का अंतर। ठीक, तो यहाँ पे आवेश की इकाई क्या होती है, जूल, सॉरी जूल बोल रहा हूँ, कूलम। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम, और समय की क्या होती है, सेकंड। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कूलम प्रति सेकंड। तो हम विद्युत धारा की क्षमता को किस में व्यक्त कर सकते हैं, कूलम प्रति सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कूलम प्रति सेकंड को बोलते हैं 1 एम्पियर। तो 1 कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक, तो 1 एम्पियर की जो धारा है वो कोई छोटी मोटी धारा नहीं होती है। 1 एम्पियर की धारा का मतलब क्या होता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रति सेकंड की रेट से प्रवाहित हो रहे हैं। तो यदि इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होंगे तभी विद्युत धारा की क्षमता क्या कहलाएगी, वहां पे 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक, तो 1 एम्पियर की जो धारा है वो कोई छोटी मोटी धारा नहीं होती है, बहुत बड़ी धारा है। यदि हमारे शरीर से गुजर जाए तो काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये आपको याद रखना है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.25 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻⁻⁰ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से यहाँ पे प्रवाहित होते हैं, तो उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। इतना समझ में आया? इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा आपको, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा इसमें। तो न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको ना इसके कल कराता हूँ, देखता हूँ भी समय होगा तो, नहीं तो इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे कल कराता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जो इसकी इकाई क्या होती है, एसआई इकाई। तो एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। ठीक, तो एम्पियर जो है वो कौन सी इकाई है, एसआई इकाई, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। सीजीएस इकाई क्या होती है, तो सीजीएस इकाई होती है बियॉट। ठीक, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी, एम्पियर, और सीजीएस इकाई क्या होगी, बियॉट। इतना समझ में आया? अब हमको यहाँ पे यदि कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होगा, ठीक है, तो कुल आवेश को हम लिखेंगे, आवेश को क्यू से दर्शाएंगे, टी यानी टोटल आवेश हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। ठीक है, तो कुल आवेश कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश की संख्या गुणित एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। तो n जो है ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये, और जो E है ये है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, तो जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 रख देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, कितने कूलम का होता है, तो इसको गुणा कर देंगे, तो कुल आवेश इनका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 16.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, कुल आवेश, और कुल आवेश यदि पता है उसको रख देंगे, समय रख देंगे, तो क्या मिल जाएगी हमारे पास में, धारा मिल जाएगी। ठीक, तो इसके जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो उसको मैं कल कराता हूँ। तो आज इतना ही देखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो यदि पसंद आया हो, ठीक है, और आप और वीडियो देखना चाहते हैं
तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।